आज से एनसीईआरटी का मॉडर्न हिस्ट्री है ना? लाइन बाय लाइन हम करेंगे, है ना? ताकि मतलब क्वेश्चन एक भी ना छूटे। तो शुरू करते हैं और एनसीईआरटी का मॉडर्न हिस्ट्री, है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। मुगल साम्राज्य का पतन है, हिंदी में है ये, है ना? इंग्लिश में भी करेंगे तो ये हिंदी में है, ठीक है? तो स्टार्टिंग होता है आपका मुगल साम्राज्य का पतन, है ना? मुगल साम्राज्य का कैसे पतन होता है, मतलब डिक्लाइन, है ना? मुगल साम्राज्य कैसे डिक्लाइन करते हैं? 1526, है ना? 1526 1526 में बाबर द्वारा इंडिया को जीता गया था, ठीक है? और 1526 से लेके 1857 तक, ठीक है? यहाँ तक कैसे मुगल कैसे फ्लरिश होता है, कैसे मतलब तरक्की करता है, किस तरह अपने मतलब और डिक्लाइन कैसे होता है, फिर आपका जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आता है ना? तो इसमें दिया गया है। महान मुगल साम्राज्य करीब 2 सदियों तक अपने समय के अन्य साम्राज्यों के लिए ईर्ष्या का विषय था, ठीक है? इसमें ये दिया है कि मतलब मुगल साम्राज्य एक सेंटर में है यहाँ। अब इसके इर्द-गिर्द जो भी है ना? सभी ये जब पावरफुल है तो ये आपका बहुत सारा हो मतलब इंडिया में बहुत सारा और मतलब साम्राज्य था ना, तो ये इसका ईर्ष्या बन बैठा था, ठीक है? ईर्ष्या मीन्स मतलब एक विरुद्ध, है ना? कॉन्फ्लिक्ट था, दोनों में डिस्प्यूट चल रहा था। तो 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान मुगल साम्राज्य का पतन, है ना? आपका ये पतन और विघटन हो गया। मुगल बादशाहों ने अपनी सत्ता और महिमा खो दी और उनका साम्राज्य दिल्ली के इर्द-गिर्द ही कुछ वर्ग मील तक सीमित रह गया, है ना? ये आपका दिया है कि 18वीं सदी आते-आते मुगल बादशाहों का जो शासन था वो आपका रूल कर रहा था दिल्ली के इर्द-गिर्द, है ना? इर्द-गिर्द उसी के आस-पास मतलब कर रहा था। उतने ही में सिमट के रह गया, ठीक है? आप ये है अंत में 1803 में दिल्ली पर भी ब्रिटिश फौज का कब्जा हो गया। दिल्ली पर मतलब जो है आपका इर्द-गिर्द कर रहा था, लेकिन 1803 ये डेट आपको याद रखना है कि ब्रिटिश फौजों ने यहाँ कब्जा कर लिया तथा प्रतापी मुगल बादशाह एक विदेशी ताकत का पेंशन पेंशन फुद्दा होकर रह गया, है ना? यानी पेंशन मतलब पेंशन पे वो डिपेंड करने लगा। अब पहले राजा कहता था, ठीक है? उसको राजा कहता है, दिल्ली के आस-पास रूल कर रहा है। लेकिन 1803 आते-आते दिल्ली भी जीत लिया अंग्रेज ने। दिल्ली जीतने के बाद अब बोला कि भाई आप राजा नहीं है, आप पेंशन लीजिए हमसे, है ना? पेंशन पे वो डिपेंड करने लगा। एक महान मुगल साम्राज्य, है ना? जो कि पूरे इंडिया पे राज कर रहा था, आज पेंशन पे आ गया भाई। कितना बुरा वक़्त चल रहा है मुगल का। देखिए, आदमी अगर गलत करता है तो एक दिन उसको तो ये उसका डिक्लाइन श्योर है, ठीक है? तो ये आप देखिए, साम्राज्य की एकता और स्थिरता औरंगजेब के लंबे और कठोर शासन के दौरान डगमगा गई, है ना? अब देखिए, इसका जो साम्राज्य का एकता, यूनिटी एंड स्टेबिलिटी, मुगल साम्राज्य के मतलब जो औरंगजेब जब आया, एक लंबा टाइम तक की इसने मतलब राज किया, ठीक है? तो इसमें आपका लंबे समय तक कठोर शासन के इसका मतलब शासन डगमगाए। फिर भी, है ना? उसकी अनेक नुकसानदेह नीतियों के बावजूद 1717 में उसकी मौत के समय मुगल प्रशासन काफ़ी कुशल तथा मुगल फ़ौज काफ़ी ताकतवर थी, है ना? ये देखिए आप, एक मतलब गलत नीति के बावजूद, बहुत सारा गलत नीति अपनाने के बावजूद 1717 में जब औरंगजेब का मौत होता है, तो ऐसा नहीं है कि 1717 में एकदम डिक्लाइन कर गया था, उस टाइम भी मतलब बहुत ताकतवर था, ठीक है? लेकिन आगे चल के देखते हैं क्या होता है। इसके अलावे देश में मुगल राजवंश की इज्जत भी कायम थी, है ना? उस टाइम मतलब मुगल, अरे भाई मुगलिया सल्तनत, है ना? इसमें 1857 में जब विद्रोह हुआ तो यही था ना, उसके पास तो कोई चीज़ था ही नहीं। लेकिन क्या आम आम आदमी के दिलों में क्या चल रहा था? अरे हमारा मुगलिया सल्तनत को ब्रिटिश ने भगा रहा है ना? तो इसलिए आदमी आके लड़ पड़ा, ठीक है? तो ये हो गया आपका।
औरंगजेब की मौत होने पर उसके तीनों बेटों के बीच गद्दी के लिए संघर्ष हुआ है ना। अब औरंगजेब का जब मतलब मौत हो जाता है, मौत होने के बाद जो है ना 3 बेटा है उसका, है ना। 3 बेटों के बीच मतलब गद्दी का अब संघर्ष होने लगा, है ना, लड़ाई हुआ। इस संघर्ष में 65 वर्षीय बहादुर शाह विजय हुए, है ना। एक बूढ़ा, है ना, ये देखिए एक बूढ़ा ही 65 साल क्या करेगा भाई। अब तो एकदम चल नहीं सकता, ये चल नहीं सकता, इधर-उधर जा नहीं सकता है, तो ये क्या कर ये विजय हुआ। क्या है? बहादुर शाह, ये विजय हो गया। वह विद्वान क्या है? ये बहादुर शाह क्या है? विद्वान है, आत्मगौरव है इसके पास, से परिपूर्ण और योग्य था। है ना? आपका देख लीजिए ये सारा मतलब एक मैच्योर आदमी हो गया, है ना, मैच्योर हो गया, 65 साल एकदम मैच्योर हो गया, तो विद्वान भी हो गया, आत्मगौरव इसके पास आ गया, है ना, और आपका परिपूर्ण और योग्य था, ठीक है। उसने समझौते और मेल-मिलाप की नीति अपनाई, है ना? ऐसे बोला भाई अब लड़ाई-वड़ाई नहीं करना है, ठीक है? अब लड़ाई नहीं करना है, अब आइए ना बैठ के मिल के बात करते हैं, तो मेल-मिलाप की नीति इसने अपनाई, है ना? समझौते और मेल-मिलाप की नीति अपनाई इसने, है ना? ये ध्यान में रखिएगा। इस बात के सबूत मिलते हैं कि औरंगजेब द्वारा अपनाई गई संकीर्णतावादी नीतियों तथा कदमों में से कुछ उसने बदलाव किया, है ना। जो नैरो ये है ना आपका नैरो जो पॉलिसी अपनाया था औरंगजेब ने, उसको इसने बदलने की कोशिश किया, है ना। किसने? बहादुर शाह ने। बहादुर शाह ने इसको बदलने की कोशिश किया, ठीक है। अब है उसने हिंदू सरदारों और राजाओं के प्रति अधिक सही शून्यता पूर्ण रुख अपनाया, है ना। अब टॉलरेंस की नीति लाने लगा भाई कि हम आप पे हमला नहीं करेंगे, टॉलरेंस कर रहे हैं ना, आप पे हम टॉलरेट कर रहे हैं, आपसे हम मतलब झगड़ा नहीं करेंगे, आइए मिल बैठ के बात करते हैं और एक अच्छा से राज चलाते हैं। उसके शासनकाल में मंदिरों को नष्ट नहीं किया गया था ना। इसके शासनकाल में जो टेम्पल है या मंदिर है उसका नष्ट नहीं किया गया था। आरंभ में उसने अमेर और मरवाड़ जोधपुर के राजपूत राजाओं पर पहले से अधिक नियंत्रण रखने की कोशिश की, है ना। अब यहाँ हो गया कि आपका दो अमेर हो गया और मरवाड़ हो गया, है ना। जोधपुर जो है यहाँ के जो राजपूत राजा था उस पे ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश की इसमें, है ना, इसने। इस उद्देश्य से उसने अमेर की गद्दी पर जय सिंह को हटाकर उसके छोटे भाई विजय सिंह को बैठाने की और मरवाड़ के राजा अजीत सिंह को मुगल सत्ता के अधीनता स्वीकार करने के लिए मजबूर करने की कोशिश की, है ना। तो आप गद्दी अमेर के गद्दी पे किसको बैठा दिया? हटाया जय सिंह को, है ना, और बैठाया उसके छोटे भाई, ये इसका छोटे भाई था ना, विजय सिंह को बैठा दिया है, ठीक है। और मरवाड़ के जो राजा अजीत सिंह है, मुगल मतलब इस पे कंट्रोल करने का कोशिश किया इसने, ठीक है। 2 चीज इसमें आया। उसने आमेर और जोधपुर शहरों में फौजी डेरा डाला, है ना, डेरा फौजी जमाने की कोशिश भी की, है ना। यहाँ अमेर और आपका हो गया जोधपुर जो कि मतलब मरवाड़ है, इसमें अपना फौजी, है ना, फौजी मीन्स मतलब मिलिट्री एस्टेब्लिश करने, वहां बोलो कि हमारा मिलिट्री यहाँ रहेगा, ठीक है, फौजी यहाँ रहेगा। किंतु इसका कड़ा विरोध हुआ, लेकिन इसमें कड़ा विरोध हो गया, ठीक है। वहां बोला नहीं, हमारे यहाँ कोई चीज नहीं लगाना है, ठीक है। अमेर और जोधपुर के लोगों ने कहा, लोगों ने राजाओं ने कहा, ठीक है। शायद इसी वजह से उसने अपनी गलत कार्रवाइयों का एहसास हुआ, है ना। उसने दोनों राजाओं से तुरंत ही समझौता कर लिया। वैसे समझौता उदारता पूर्ण नहीं था, है ना। वैसे समझौता तो कर लिया लेकिन ये कोई मतलब उदारता पूर्ण नहीं था। राजा जय सिंह, है ना, आपका राजा जय सिंह आपका जो हो गया अमेर का, और राजा अजीत सिंह को अपने राज्य तो फिर से मिल गया, परंतु उस मंसूबों तथा मलवा और गुजरात जैसे महत्वपूर्ण सूबों के सूबेदार के ओहदों की उसकी मांग नहीं मानी गई है ना।
अब ये बोल रहे, देखिए इसमें हो गया मान सिंह और ये जय सिंह और अजीत सिंह, ठीक है, ये दोनों है बंदा। इसने मतलब ये आपका मलबा और गुजरात जैसे, मतलब इसमें बोला था कि हमारा भी ओहदा होना चाहिए, तो इसको नहीं माना गया, ठीक है। मराठा सरदारों के प्रति उसकी नीति ऊपरी तौर पर ही मेल मिलाप की थी, है ना। मराठा सरदार का इसका जो नीति था वो ऊपर से ठीक ठाक था, ठीक चलेगा, है ना, ठीक था। उसने 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 उन्हें दक्कन की सरदेश मुखी वसूलने का अधिकार दिया, मगर चौथ का अधिकार नहीं दिया, ठीक है। आप बोले कि सरदेश मुखी, आप सरदारों का मतलब ये इलाका का सरदार है, तो ठीक है, आप सरदेश मुखी लीजिए, है ना, जो कि मतलब 1/10 था या समथिंग, है ना, 1/10 या समथिंग, मतलब टोटल रेवेन्यू का 1/10 था, है ना। और चौथ, है ना, बोलता कि चौथ 1/, मतलब टोटल का 1/4 लिया करते, इसलिए वे पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुआ, है ना। अब ये पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुआ, क्या, कौन नहीं हुआ, जय सिंह और आपका अजीत सिंह। बहादुर शाह ने साहू को मराठों का विधिवत राजा नहीं माना, ठीक है। आप मतलब लीगल राजा नहीं माना, किसको, बहादुर शाह ने साहू को लीगल राजा नहीं माना। इस प्रकार उसने मराठा राज्य के ऊपर आधिपत्य के लिए ताराबाई और साहू को आपस में लड़ने को छोड़ दिया, है ना। अब यहाँ जो कि ये ताराबाई है ना, आपका ताराबाई और साहू को दोनों को लड़ने के लिए छोड़ दिया, इसलिए कि इसको जो है आपका ये साहू को इसने मतलब लीगल रूलर नहीं माना। और आपका ताराबाई जो इसका मतलब आगे चल के देखते हैं, लड़ाई दोनों में होता है। नतीजा यह क्या हुआ, नतीजा यह हुआ कि साहू और मराठा सरदार असंतुष्ट रहे और दक्कन अवस्था का शिकार बन गया, है ना। दक्कन अव्यवस्था, है ना, यहाँ डिसऑर्डर हो गया। जब तक मराठा सरदार आपस में और मुगल सत्ता के खिलाफ लड़ते रहे, तब तक शांति और व्यवस्था फिर से कायम नहीं हो सकी, ठीक है। ये आपका दक्कन का इश्यू रहा। बहादुर शाह ने गुरु गोविंद सिंह, है ना, आपका बहादुर शाह गुरु गोविंद सिंह के साथ मेल मिलाप के संबंध स्थापित किए, परंतु गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर, है ना, आपका बंदा बहादुर के नेतृत्व में सिखों ने पंजाब में बगावत का झंडा बुलंद किया। तब बादशाह ने कड़ी कार्रवाई करने का फैसला किया और विरोधियों के खिलाफ अभियान का नेतृत्व खुद किया, है ना। विद्रोहियों ने जल्द ही ये सतलुज और यमुना के बीच के लगभग सारे क्षेत्र पर नियंत्रण जमा लिया, ठीक है, यहां तक हो गया। इस प्रकार वे दिल्ली के बिल्कुल पड़ोस में पहुंच गए। यथापि बादशाह लोहगढ़ तथा अन्य महत्वपूर्ण सिख केंद्रों पर कब्जा जमाने में सफल हो गया। फिर भी सिखों को दबाया नहीं जा सका और 1712 में उन्होंने लोहगढ़ वापस ले लिया, है ना। 1712 में उसने लोहगढ़ को फिर से वापस ले लिया। लोहगढ़ किला गुरु गोविंद सिंह ने अंबाला के उत्तर पूर्व में हिमालय की तराई में बनाया था, ठीक है। अब ये है लोहगढ़ का किला, किसने बनवाया था, गुरु गोविंद सिंह ने बनवाया था। अंबाला जो है आपका, है ना, इसका उत्तर पूर्व में हिमालय के तराई में इसको बनाया गया था, तो ये याद रखिए आप, लोहगढ़ का किला। बहादुर शाह ने बुंदेल सरदार छत्रसाल से मेल मिलाप कर लिया, है ना, आपका बुंदेल सरदार है आपका ये, इससे मेल मिलाप कर लिया। छत्रसाल एक निष्ठावान सामंत बना है ना, ये आपका फ्यूडेटरी था, है ना, सामंत बना रहा। बादशाह ने जाट सरदार चूरामन से भी दोस्ती किया, है ना। जाट सरदार कौन है, चूरामन, इससे भी दोस्ती कर ली। चूरामन ने बंदा बहादुर के खिलाफ अभियान में बादशाह का साथ दिया था। ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि बंदा बहादुर के खिलाफ अभियान जब बहादुर शाह ने चलाया तो उस टाइम किसने मतलब उसका साथ दिया, तो इसका नाम है चूरामन, है ना, याद रखिएगा, जाट सरदार था, है ना। बहादुर शाह ने शासन काल के दौरान प्रशासन की हालात और भी बिगड़ी। बादशाह द्वारा अंधाधुंध जागीरें देने तथा
पदोन्नति करने के फलस्वरूप राज्य के वित्त की स्थिति पहले से भी खराब हो गई। ठीक है, यहाँ आपका इसका स्थिति और खराब इसलिए हो गया कि यहाँ जो है ना जागीर देना शुरू कर दिया। जागीर मीन्स मतलब एक आर्मी है तो उसको दे दिया, बोला कि आप यहाँ ये जो पीस ऑफ लैंड है, आप ये आर्मी है, आर्मी जनरल है ना, इसको दे दिया कि आप यहाँ का आप लीजिए। ठीक है, आप जो आपका जो सैलरी बनेगा यहाँ का आप रेवेन्यू लीजिए, जागीर लीजिए, और मतलब पैसा जो बचेगा हमको भी। और पदोन्नति भी क्या मतलब देने लगा है ना, प्रमोशन भी देने लगा, तो इससे पैसा भी खर्च होने लगा, पैसा खर्च होने लगा, लेकिन इसका इनकम नहीं था, है ना, राज्य का मतलब राजा का इनकम नहीं और ज्यादा खर्च, तो और स्थिति बिगड़ने लगी। शाही खजाने में 1707 में करीब 13 करोड़ रुपये की रकम ही रह गई थी। उसके शासन काल में शाही खजाने में जो कुछ रकम बची थी वह खत्म हो गई है ना। आप देखिए 1707 में आपका 13 करोड़ है, और ये बंदा बहादुर शाह आया और सारा पैसा खत्म कर दिया है ना, अपना गलत स्थिति से, गलत मतलब डिसीजन से। साम्राज्य जिन समस्याओं से घिरा था उनका समाधान बहादुर शाह टटोल रहा था। ठीक है, समय मिलता तो शायद वह शाही किस्मत को फिर जगा पाता। दुर्भाग्यवंश है ना, प्रॉब्लम है अनफॉर्चुनेट। हुआ क्या? अनफॉर्चुनेट है ना, दुर्भाग्यपूर्ण। 1712 में उसकी मौत ने साम्राज्य को एक बार फिर गृह युद्ध में फंसा दिया है ना। सक्सेशन का प्रॉब्लम आ गया भाई, ये जैसे बहादुर शाह मर गया तो आपका सक्सेशन है ना, सक्सेशन का प्रॉब्लम आ गया, कौन गद्दी पे बैठेगा, है ना, तो ये चल रहा है। इस गृह युद्ध और बाद के उत्तराधिकारी संबंधी लड़ाइयों के दौरान मुगल राजनीति में एक नया तत्व आ गया है ना। पहले सत्ता के लिए संघर्ष सिर्फ शहजादों के बीच होते थे, अब जो है अब जो प्रिंस होता था, जो राजा का बेटा होता था, ठीक है, उसी के बीच लड़ाई चलता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब सामंत जो फेडेटरी है उसके वो भी आ गया यहाँ। ठीक है, मतलब गद्दी को हथियाने के लिए आ गया, परंतु अब महत्वाकांक्षी सामंत सत्ता के सीधे दावेदार बन गए और गद्दी हथियाने के लिए शाहजादों का इस्तेमाल वे महज कठपुतली के रूप में करने लगे, है ना। ये आपका देखिए यहाँ ये हो गया। ठीक है, बहादुर शाह की मौत के बाद जो गृह युद्ध हुआ उसमें उसका एक कम काबिल बेटा जहांगीर शाह विजय रहा, है ना। अब यहाँ जब बहादुर शाह मर गया तो इसका मतलब एक कम काबिल है ना, जो कि काबिलियत नहीं है राजा बनने का, वो आके गद्दी पे बैठ गया। कौन बैठ गया? जहांगीर शाह बैठ गया गद्दी पर। ठीक है, गद्दी पर उस समय उसके सबसे शक्तिशाली सामंत जुल्फिकार खां का समर्थन था, है ना। जो आपका एक सामंत था जुल्फी है ना, ये आपका जुल्फी, ये आपका इसका मैं जहांगीर शाह को हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो ये इसको बिठा दिया, इसलिए कि ये सामंत भी सोच रहा है कि हमको भी आगे चल के गद्दी में बैठना है, इसलिए तेज और तर्रार राजा को नहीं बिठाना है गद्दी पे, अगर बैठा दिए तो हम ही को मार देगा, है ना। तो ये आपका जो कम पढ़ा लिखा था उसको बैठा दिया है ना जुल्फिकार खान ने। ठीक है, जहांगीर शाह एक कमजोर और पतित शहजादा था। ठीक है, ये कमजोर था और मतलब पतित था। ठीक है, ये याद रखिएगा। उसमें सदैव व्यवहार, बड़प्पन और शिष्टाचार की कमी थी, है ना। जिसको आए भाई, कोई बड़ा से बड़ा आदमी आए उसको गाली गलौज कर देना, तो उसमें शिष्टाचार नहीं था, बड़प्पन नहीं था, है ना, तो जिसके कारण ये है ना। जहांगीर शाह के शासन काल में प्रशासन वस्तुतः अत्यंत योग्य और कर्मठ जुल्फिकार खां के हाथों में था, है ना। जितना भी प्रशासन आपका एडमिनिस्ट्रेशन अब आ गया, राजा का जो एडमिनिस्ट्रेशन आ गया आपका जुल्फिकार खां के पास आ गया। ठीक है, जुल्फिकार खां वजीर बन गया, है ना। अब जुल्फिकार खां क्या बन गया? वजीर बन गया। भाई हम आपको लाए हैं, गद्दी पर बैठाए हैं, तो हमको वजीर तो बनाना है आपको जी, तो इसको वजीर बना दिया। उसका ख्याल था कि दरबार में अपनी स्थिति को मजबूत बनाने तथा साम्राज्य को बचाने के लिए जरूरी है कि राजपूत राजाओं तथा मराठा सरदारों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध कायम किया जाए और हिंदू सरदारों के
साथ आम तौर से मेल मिलाप हो। इसलिए इसने क्या सोचा, कितना मतलब चालाक है ना, क्लेवर इंसान था जुल्फ़िकार खान। इसने सारा से संबंध अच्छा से रखना है, अगर मतलब अगर मतलब राजा के दरबार में रहना है तो सारा से आप एक मैत्रीपूर्ण फ्रेंडली रिलेशनशिप रखना है। सारा जो मराठा है, चाहे आपका राजपूत है, चाहे हिंदू सरदार है, आप सबसे मिलजुल के रहना है, इसलिए कि हमको गद्दी के पास रहना है। ठीक है, तो ये जुल्फ़िकार था। इसलिए उसने तेजी से औरंगजेब की नीतियां बदल दी है ना। इसने तेजी से क्या किया, औरंगजेब का जो पॉलिसी अपनाया था, औरंगजेब ने नीति अपनाया था, उसको बदल दिया। घृणित जजिया को खत्म कर दिया गया है ना। अब जजिया को खत्म कर दिया, किसने खत्म किया, जुल्फ़िकार खान ने किया। ठीक है, आमेर के जयसिंह को मिर्जा राजा सवाई पदवी दे दिया गया है ना। अब टाइटल्स देने लगा भाई कि आप खुश रहिए, आपको मिर्जा राजा सवाई की पदवी मिल गया। और उन्हें मलवा का सूबेदार बना दिया गया, और इसको मलवा का सूबेदार भी बना दिया गया जयसिंह को। ठीक है, तो ये हुआ। मरवाड़ के अजीत सिंह को महाराजा की पदवी दे दिया गया। ठीक है, मरवाड़ का जो अजीत सिंह है उसको महाराजा का पदवी दे दिया गया, और गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया कर दिया गया इसको। ठीक है, इसको यही डिमांड भी था ना, यही कि आप मतलब हम, मेरा तो है ये है, लेकिन आप सूबेदार भी बनाइए हमको गुजरात का। ठीक है, तो ये आपका जुल्फ़िकार खान का ये है पॉलिसी है। जुल्फ़िकार खान ने पहले ही उस गैर कानूनी व्यवस्था की पुष्टि कर दी जो दक्कन में उसके सहायक दाऊद खान पन्नी ने 1711 में मराठा राजा साहू के साथ में की थी। ठीक है, तो इसको गैर सरकारी व्यवस्था मतलब ये कर दिया। ठीक है, मतलब अव्यवस्था की पुष्टि किया है ना। ये दक्कन में जो मतलब दाऊद खान द्वारा चलाया गया था पॉलिसी, उसको हटाया। ठीक है, इस व्यवस्था के अनुसार मराठा शासक को दक्कन की चौथ और वहां की सरदेश मुखी इस शर्त पे दे दी गई कि उनकी वसूली मुगल अधिकारी करेंगे और फिर मराठा अधिकारी को दे देंगे। ठीक है, इसमें मतलब पहले क्या था कि ये सिस्टम बनाया था कि आप, ठीक है, आप ये दक्कन है, दक्कन का यहाँ जितना रेवेन्यू होगा ये मुगल ही करेगा। ठीक है, मुगल इसका कलेक्शन करेगा, है ना, कलेक्ट करेगा मुगल, लेकिन बाद में आपको डिस्ट्रीब्यूट के चौथ है या सरदेश मुखी है आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो ये लेकिन इसको हटा दिया। अब आ गया जुल्फ़िकार खान ने चूरामन जाट और छत्रवाल बुंदेल के साथ भी मेल मिलाप कर लिया। केवल बंदा और सिखों के प्रति उसने दमन की नीति जारी रखा है ना। ये आपका ये चीज याद रखना है। ठीक है, बंदा और सिखों के बीच इसका लड़ाई रह गया। किसका, जुल्फ़िकार खान का है, बैठा है ना, गद्दी पे है, मैन इसी के हाथ में एडमिनिस्ट्रेशन है। जागीरों और ओहदों की अंधाधुन वृद्धि पर रोक लगाकर जुल्फ़िकार खान ने साम्राज्य की वित्तीय हालात को सुधारने की कोशिश की है ना। अब जो जागीरों और ओहदेदारों का ये अंधाधुन जो चल रहा था, वृद्धि चल रहा था, इंक्रीजमेंट हो रहा था, इस पे कंट्रोल किया इसने, है ना, कंट्रोल किया। उसने मनसबदारों को अधिकृत संख्या में फौज रखने के लिए मजबूर करने की भी कोशिश किया है ना। अब उनसे मनसबदार जो है उसको बोला कि ज्यादा से ज्यादा आप फौज रखिए, ठीक है, आर्मी रखिए, और उसको मजबूर भी किया। ठीक है, तो ये आपका हो गया, मजबूर किया। उसने एक गलत प्रवृत्ति इजारा को बढ़ावा दिया है ना, इजारा सिस्टम इसने लाया। ठीक है, इजारा सिस्टम लाया है ना, जैसा जैसा टोडरमल की भूमि राज्य व्यवस्था के अंतर्गत था, उसी तरह निश्चित दर पर भू राजस्व वसूल करने के बदले सरकार ने इजारेदारों, है ना, इजारेदारों, लगान के ठेकेदारों और बिचौलियों के साथ यह करार करना आरंभ कर दिया कि वे सरकार को एक निश्चित मुद्रा राशि दें, है ना, मगर किसानों से जितना लगान वसूल कर सके उतना उस करने के लिए उन्हें आजाद छोड़ दिया गया।
इससे किसानों का उत्पीड़न हो गया। मीन्स कहने का इजारदारी सिस्टम है ना, हाईएस्ट बीडर जिसको बोलते हैं ना, ये पीस ऑफ लैंड है। सपोज दैट ये पीस ऑफ लैंड है, ये राजा है ना, ये राजा है, यहाँ प्रांति में राजा है, ठीक है, इसने मनसबदार है यहाँ, इसको ये राजा ने इसको दे दिया है ना, इसको नहीं, यहाँ कोर्ट में बैठाया, ठीक है, ये लैंड के लिए, आप ये लैंड के लिए यहाँ कोर्ट में ऑक्शन किया है ना, कोर्ट में ऑक्शन किया और बोला कि जो सबसे ज्यादा पैसा देगा उसी को ये लैंड दे देंगे और वो आपका रेवेन्यू कलेक्ट करेगा। और भाई साहब ये भी नहीं, ये भी दे दिया कि आप जितना मर्जी उतना कीजिए, हमको कोई मतलब नहीं है, आप मतलब किसान मरे या जिए उससे कोई मतलब नहीं है, हमको पैसा चाहिए है ना, रेवेन्यू चाहिए, ठीक है। तो इसको खुला छोड़ दिया, ठीक है, इस पे कोई लगाम नहीं लगाया। तो इस मतलब बाद में चल के जो है ना किसानी प्रॉब्लम होता है आपका, ये जो है लैंड डिग्रेड, लैंड का फर्टिलिटी जो होता है, उर्वरकता है, वो खत्म होने लगता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अनेक शाही सामंतों ने जुल्फिकार खां का विरुद्ध षड्यंत्र किया, ठीक है। इससे भी बुरी बात यह हुई कि बादशाह ने उसे अपना विश्वास और सहयोग पूरी तरह नहीं दिया, है ना। इसमें आप भाई, जो राजा बैठा है देख रहा है कि मेरा जो है वजीर है ज्यादा उछल रहा है ना, उस मतलब, और हो सकता है आगे चल के हमको भी हटा दे और बैठ जाए, तो ये प्रॉब्लम हुआ। बेईमान कृपा पत्र लोगों ने जुल्फिकार खां के खिलाफ बादशाह के कान भरे, है ना। अब जो सामने बैठा है तो उसका तो होना तय है भाई, इसने देखा जुल्फिकार खान बढ़ रहा है तो आदमी तो बोलेगा ही कि जुल्फिकार बढ़ रहा है, आपके विरुद्ध ये काम कर रहा है, वो काम कर रहा है, इसको हटाइए, है ना। उसे कहा गया कि उसका वजीर बहुत ही ताकतवर और महत्वाकांक्षी होता जा रहा है और वह खुद बादशाह का तख्ता पलट सकता है। तो ये आपका उसके कान में, राजा जो है उसके कान में मतलब भर रहा है, ठीक है, कि हाँ, कायर बादशाह की हिम्मत नहीं हुई कि ताकतवर वजीर को बर्खास्त कर सके, मगर उसने गुप्त रूप से वजीर के खिलाफ षड्यंत्र, कॉन्स्पायरेसी करना शुरू कर दिया, है ना। स्वस्थ प्रशासन के लिए इससे बढ़कर विध्वंसकारी कार्य और कुछ नहीं हो सकता था, ठीक है। तो ये है आपका जहांगीर शाह का यशहीन शासन जल्द ही जनवरी 1713 में आगरा में उसके अपने भतीजे फारूक शियार के हाथों हारने पर समाप्त हो गया। फारूक शियार हार गया, ठीक है। फारूक शियार हारा, मतलब फारूक शियार से हार गया कौन? फारूक शियार इसको हरा दिया, है ना। इसका भतीजा जो था, है ना, भतीजा को किसका? जुल्फिकार खान का जो भतीजा था वो, उसने आगरा में इसको हरा दिया। 12 में तो बैठा था बेचारा, 13 में ये चल गया, जनवरी में इसको मार दिया, ठीक है। अब आ गया फारूक शियार को अपनी जीत सैयद बंधु, है ना, ये आपका सैयद बंधु, एक जो किंग मेकर बोलते हैं, सैयद बंधु अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां 12 के कारण मिली, है ना। फारूक शियार को फारूक शियार जो आया गद्दी पे, आया गद्दी पे तो वो खुद से लड़के नहीं आया, ऐसा नहीं है कि खुद से लड़के आ गया, उसने मतलब जो है ना, अब दो अब्दुल ये सईद ब्रदर का मतलब लिया सहयोग, है ना। अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां 12 का लिया साथ, इसलिए अब्दुल्ला खां को वजीर का पद और हुसैन अली खां को मीर बख्शी का ओहदा मिला, है ना। आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता, अब्दुल्ला खां वजीर बन गया, है ना, और हुसैन अली खां, है ना, हुसैन अली खां आपका मीर बख्शी बन गया, है ना। मीर बख्शी यानी मिलिट्री का जनरल बन गया। तो ये हो गया। जल्द ही राजकाज में दोनों भाइयों का बोलबाला हो गया, ठीक है। अब दोनों का जो है ना बोलबाला उसी तरह, आपका फारूक शिया मतलब ये आपका जो है क्या बोलते हैं उसको, पहले इससे पहले जुल्फिकार खां, है ना, जुल्फिकार खान की तरह ये दोनों भाइयों का ही मतलब अब चलने लगा, ठीक है। फारूक शियार में शासन करने की क्षमता नहीं थी, ये भी वही आपका निपुंसक काम करने का, है ना, कैपेबिलिटी नहीं भाई इसमें कि राजा बन के मतलब काम कैसे अच्छा डिसीजन ले सके, अपना काम कर सके, नहीं था। वह कायर, क्रूर, है ना, ये कायर था,
क्रूर था, है ना, किसी को भी मार देता था, अविश्वसनीय, किसी पे ट्रस्ट नहीं करता था, बेईमान था, डिसऑनेस्ट था। इसके अलावा वह नालायक, मुंह लगे लोगों तथा चापलूसों के असर में आ गया था। ठीक है, ये आपका ये दिया हुआ है। ये आपका है, आप ये है, आप फारूक शियार है ना बेटा। देखिए भाई, इसको देखिए, फारूक शियार जी ऐसे दिखता था। अपने कमजोरियों के बावजूद फारूक शियार सैयद बंधुओं को बेरो कटोक बेरो कटोक काम करने देने के लिए तैयार नहीं था। बेरोक टोक काम करने के लिए तैयार नहीं था, बल्कि वह अपनी व्यक्तिगत सत्ता कायम करना चाहता था। ठीक है, वो खुद से अपना राजा बनना, सारा चीज अपने हाथ रखना चाहता था। ठीक है, दूसरी ओर सैयद बंधुओं का पक्का विश्वास था कि केवल उनके हाथों में वास्तविक सत्ता आने तथा बादशाह के नाम मात्र के शासक होने पर ही प्रशासन की ठीक ढंग से चलाया जा सकता है। ठीक, अलग अलग डिमांड था। जैसे फारूक शियार बोलता था कि नहीं, सारा चीज अपने हैंड ओवर ले लेंगे, और लेकिन ये दोनों बंधु जो है, सैयद ब्रदर, दोनों दोनों का विश्वास था कि अगर हम अपने जैसे मतलब शासन अपने हाथ ले लेंगे, जितना एडमिनिस्ट्रेशन है, तो उसको अच्छा से चला सकते हैं। ठीक है, साम्राज्य का अपकर्ष रोका जा सकता है, और उसकी अपने है ना अपकर्ष रोका जा सकता है। तो और उनकी अपनी स्थिति सुरक्षित रखी जा सकती है। इस तरह बादशाह फारूक शियार और उसके वजीर तथा मीर बख्शी के बीच सत्ता के लिए एक लंबा संघर्ष आरंभ हो गया, है ना। यहाँ अब लड़ाई शुरू हो रहा है। सालों तक कृतधन बादशाह ने दोनों भाइयों को उखाड़ फेंकने के लिए षड्यंत्र किया, मगर हर बार असफल रहा। आखिरकार सैयद बंधुओं ने 1719 में उसे गद्दी से उतार दिया, है ना, और मार डाला। किसको? फारूक सियार को। फारूक सियार का 1719 में इसको हटाया और मार डाला। ठीक है, फारूक सियार को। उसकी जगह उन्होंने बड़ी जल्दी बारी बारी से दो युवा शहजादों को गद्दी पर बैठा दिया, जो 6 रोग से मर गया, है ना। इससे मतलब जल्दी जल्दी जो दो युवा मतलब जो है ना यंग शहजादा था, प्रिंस था, उसको उसको गद्दी पे बैठाया। लेकिन बेटा ये जो लेकिन ये क्या है, आप लेप्रोसिस से मर गया। तब सैयद बंधुओं ने 18 वर्षीय मोहम्मद शाह को हिंदुस्तान का बादशाह बना दिया। 18 साल के एज में ये है मोहम्मद शाह, है ना, मोहम्मद शाह 1719 में इसको बना दिया, हिंदुस्तान का बादशाह बना दिया। ठीक है, फारूक सियार के तीनों उत्तराधिकारी सैयद बंधुओं के हाथों की कठपुतली मात्र थे। ठीक है, यहाँ तक कि लोगों से मिलने जुलने और घूमने फिरने की उनकी व्यक्तिगत आजादी पर भी नियंत्रण था। ठीक है, तो ये आपका यहाँ कर रहा था। इस प्रकार 1713 से 1720 में उसके उखाड़ फेंकने तक राज्य के प्रशासन में सैयद बंधुओं की चलती रही। ठीक है, 1713 से 20 तक ये काम चलता रहा। सैयद बंधुओं ने धार्मिक टॉलरेंस की नीति अपनाई। ठीक है, सैयद बंधुओं ने आपका सहिष्णुता जो मतलब है टॉलरेंस है, रिलीजियस टॉलरेंस का पॉलिसी अपनाई। उनका विश्वास था कि देश के राजकाज में हिंदू सरदारों और सामंतों को मुसलमान सामंतों की साथ मिलकर ही हिंदुस्तान का शासन सुव्यवस्थित रूप से चला सकता है। ठीक है, तो ये आपका है। उन्होंने राजपूतों, मराठों और जाटों के साथ मेल मिलाप कर उनका इस्तेमाल फारूक शियार और प्रतिद्वंदी सामंतों के खिलाफ करने की कोशिश की। उन्होंने फारूक शियार के गद्दी पर बैठते ही जजिया को तुरंत खत्म कर दिया। ठीक है, इसने मतलब जैसे फारूक शियार के बाद ये बैठा, जजिया को हटा दिया। ठीक है, इस प्रकार कई जगहों में तीर्थ यात्री कर, है ना, पिलग्रिम टैक्स, इसको भी हटा दिया इसने। ठीक है, किसने हटाया? सैयद बंधुओं ने। उन्होंने मारवाड़ के अजीत सिंह, आमेर के जय सिंह तथा अनेक राजपूत राजकुमारों को प्रशासन में प्रभावशाली ओहदे देकर अपनी ओर मिला लिया।
ठीक है, ये चल रहा है। उन्होंने जाट सरदार चूड़ामन के साथ दोस्ती कर ली, ठीक है। अपने प्रशासन के बाद के वर्षों में राजा साहू को शिवाजी का स्वराज्य तथा दक्कन के 6 प्रांतों की चौथ और सरदेश मुखी वसूल करने का अधिकार देकर उसके साथ समझौता कर लिया, ठीक है। ये हो गया, साहू को दिया है ना। बदले में साहू ने उन्हें 15,000 क्या दे दिया? घोड़सवारों के द्वारा दक्कन में समर्थन देने को तैयार हो गया, ठीक है। 15,000 घोड़सवार इसको देने का तैयार हो गया। सैयद बंधुओं ने बंधुओं ने बगावतों को दबाने और साम्राज्य को प्रशासनिक बिखराव से बचाने के लिए जोरदार प्रयास किया, ठीक है। इस कार्यों में मुख्य रूप से वे इसलिए विफल रहे कि उन्होंने निरंतर राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता और झगड़ों और दरबारी षड्यंत्रों का सामना करना पड़ा। शासक क्षेत्रों में निरंतर चलने वाले वे मनुष्य ने प्रशासन को भी स्तरों पर अवस्थित ही नहीं किया बल्कि ठप भी कर दिया। राज्य की वित्तीय स्थिति तेजी से खराब हो गई क्योंकि जमींदारों और बगावती तत्वों ने भू राजस्व अदा करने से इनकार कर दिया। अफसरों ने राज्य की आमदनी का गबन कर लिया। इजारा व्यवस्था के प्रसार के कारण केंद्रीय आय कम हो गई। फलस्वरूप अफसरों और सैनिकों की तनख्वाहों नियमित रूप से नहीं दी जा सकी। फलस्वरूप सैनिकों में अनुशासनहीनता फैल गई, यहाँ तक कि वे विद्रोह करने लगे, ठीक है। ये प्रॉब्लम हो गया। आपका फाइनेंशियल सिस्टम अच्छा हो तब नहीं तो अच्छा से कर सकते हैं, तो ये प्रॉब्लम आ गया। यहाँ तक समझे हम लोग। यथापि सैयद बंधुओं ने सभी प्रकार के सामंतों से मेल मिलाप और दोस्ती करने की जोरदार कोशिश की, लेकिन निजामुल मुल्क है ना, ये आपका है निजामुल मुल्क और उसके पिता के रिश्ते के भाई मोहम्मद अमीन खां है ना, मोहम्मद आमीन खां के नेतृत्व में सामंतों का एक शक्तिशाली गुट उसके खिलाफ षड्यंत्र करने लगा है ना। आप ये चीज याद रखिए, ठीक है। ये मोहम्मद ये आपका निजामुल मुल्क है और आपका मोहम्मद आमीन खां है ना, ये दोनों जो है ना आप सैयद बंधुओं के खिलाफ जो है कॉन्स्पायरेंसी रचने लगा, ठीक है। तो यहाँ तक हुआ। ये सामंतों दोनों भाइयों से उनकी बढ़ती हुई ताकत के कारण ईर्ष्या करते थे, ठीक है। तो आप ये समझ लिए कि ये सामंत मतलब ये जो था दोनों जो ताकत बढ़ रहा है ना भाई, आप जो रूलर बन रहा है और उससे उससे ज्यादा कोई मतलब ये है पढ़ा लिखा है तो उसको तो ईर्ष्या होगा, है ना, जलन तो होगा। फारूक सुयार के गद्दी से हटाए जाने और मार दिए जाने से अनेक सामंत भयभीत हो गए थे, ठीक है। इससे प्रॉब्लम आ गया कि अरे भाई राजा को इसने मार दिया तो हम लोग किस खेत की मूली हैं, हमको भी मार सकता है ये, ठीक है। तो ये अगर बादशाह को मारा जा सकता है तो सामंतों के लिए क्या सुरक्षा है? क्वेश्चन मार्क आ गया। किंग को अगर कोई मार देगा तो उसके नीचे जो रहने वाला है उसका क्या सेफ्टी की गारंटी क्या है? कोई सिक्योरिटी नहीं है, उसको भी मार सकता है वो, ठीक है। इसके अतिरिक्त बादशाह की हत्या ने दोनों भाइयों के खिलाफ जनता में घृणा की एक लहर पैदा किया। अब यहाँ भी प्रॉब्लम होने लगा है ना। प्रॉब्लम ये होने लगा कि ये राजा को मार दिया तो आम आदमी में भी मतलब इसके खिलाफ होने लगे कि ये राजा को मार सकता है तो कहीं भी विद्रोह करके किसी को भी मार सकता है, ठीक है। लोग उन्हें विश्वासघाती के रूप में देखने लगे और नमक हराम कहने लगे, ठीक है। इसको किसको? सैयद बंधुओं को। औरंगजेब के जमाने के अनेक सामंत भी सैयद बंधुओं के राजपूत और मराठा सरदारों के साथ दोस्ती तथा हिंदुओं के प्रति उदार नीति को नापसंद करते थे, ठीक है। यहाँ ये भी है कि औरंगजेब के जमाने से मतलब है ना, जमाने से सैयद बंधुओं तक अगर आप दूसरे को लिनियंट दे रहे हैं, जो ज्यादा छूट दे रहे हैं, दोस्ती कर रहे हैं, तो ये आम हिंदू जैसे मतलब
मराठा सरदार, इससे मराठा सरदार हो गया या तो राजपूत हो गए, इसको आप अपना मिला रहे हैं, तो इससे भी नापसंद करते थे लोग, है ना। इन सामंतों ने घोषणा की कि ये सैयद बंधु मुगल विरोधी और इस्लाम विरोधी नीतियां अपना रहे हैं। अतः उन्होंने मुसलमान सामंतों में जो धर्मांतरण थे उन्हें सैयद बंधुओं के खिलाफ उखाड़ने की कोशिश की। ठीक है, तो ये आप आगे, सैयद बंधु के विरोधी सामंतों को बादशाह मोहम्मद शाह का समर्थन मिला। ठीक है, अब इसको उखाड़ने के लिए आप राजा जो है ये आपका ये उतना अच्छा है नहीं, बट इसका सहयोग मिला। वह दोनों भाइयों के निमंत्रण से अपने को मुक्त करना चाहता था। वे 1920 में छोटे भाई हुसैन अली खां को धोखे से मारने में सफल रहा। ठीक है, अब यहाँ आ गया, छोटे भाई हुसैन अली खां को मार दिया, है ना, धोखे से तो इसको मार दिया। अब्दुल्ला खान ने मुकाबला करने की कोशिश की मगर आगरा के पास उसे हरा दिया गया। इस प्रकार मुगल साम्राज्य पर सैयद बंधुओं का आपी तप खत्म हो गई और अधिकार मतलब खत्म हो गया और जो भारतीय इतिहास में राजा बनने वाले के नाम से जाने जाते हैं, राजा राजा बनाने वाले के नाम से जाने, मेकिंग ऑफ किंग मेकर, है ना, इसको बोलते हैं किंग मेकर। तो ये याद रखिए, इसको सैयद ब्रदर को राजा बनाने वाले के नाम से जाना जाता है, तो याद रखिए। मोहम्मद शाह का लगभग 30 साल, है ना, 1719 से 48 तक लंबा शासन काल साम्राज्य को बचाने का आखिरी मौका था। ठीक है, मोहम्मद शाह के पास टाइम था कि मतलब बचाया जाए साम्राज्य। ठीक है, शाही सत्ता में 1707 से 1720 20 के काल में जिस तरह के फेरबदल हुए थे उस तरह के फेरबदल अब नहीं हुआ। ठीक है, उसके शासन काल के आरंभ में लोगों के बीच मुगलों की प्रतिष्ठा एक महत्वपूर्ण राजनीतिक कारक थी। मुगल फौज, खासकर मुगल तोपखाने की ताकत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। ठीक है, तोपखाने का उत्तरी भारत में प्रशासन की हालात बिगड़ी हुई थी, परंतु वह अपनी नष्ट नहीं मतलब अभी नष्ट नहीं हुआ था। मराठा सरदार जो कि मतलब आपका मराठा दक्कन में है, मतलब अभी तक दक्षिण भारत तक ही सीमित थे, है ना। आपका ये जो पार्ट है ये अभी दक्षिण तक ही सीमित। राजपूत राज अब भी मुगल वंश के प्रति वफादार बने थे। ठीक है, तो अभी भी फेवरेबल था, है ना, कि मतलब मुगल सल्तनत मतलब सरवाइव हो सकता है। कोई भी ताकतवर और दूरदर्शी शासक अपने ऊपर आने वाले खतरे के प्रति जागरूक सामंत शाही के समर्थन से स्थिति को बिगाड़ने से रोक सकता था। मगर मोहम्मद शाह ऐसा काल पुरुष नहीं था, है ना, ये तो मौज मस्ती में कर चल गया। वह दिमागी तौर पे कमजोर था, मोहम्मद शाह, है ना। ठीक है, मोहम्मद शाह दिमागी तौर पे कमजोर और अच्छा था, अयास था, है ना। ये मौज मस्ती में मतलब चल गया, है ना, राज्य को पूरे डुबा दिया मौज मस्ती में करने में। उसने राजकाज पर कोई ध्यान नहीं दिया। निजामुल मुल्क जैसे काबिल वजीरों को अपना पूरा समर्थन देने के बजाय वह भ्रष्ट और नालायक चापलूसों के कुप्रभाव का शिकार बन गया तथा अपने ही मंत्रियों के खिलाफ साजिशें करने लगा। यहाँ तक कि वह अपने अपने कृपा पात्र दरबारियों द्वारा उन्हें उगाहे गए घूस में हिस्सा लेने लगा, है ना। अब तो घूस का भी जमाना आ गया भाई, घूस भी लेने लगा वो। बादशाह के ढुलढुलापन तथा शक्की मिजाज और दरबार में निरंतर झगड़ों से उब कर उस समय के सबसे शक्तिशाली सामंत निजामुल मुल्क ने अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने का फैसला किया, है ना। वह 1722 में वजीर बन गया था और प्रशासन को सुधारने के लिए उसने जोरदार प्रयास किए थे। अब उसने बादशाह और उसके साम्राज्य को उसके
भाग्य के सहारे छोड़कर अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। उसने अक्टूबर 1724 में अपना ओहदा छोड़ दिया और दक्कन में हैदराबाद रियासत की नींव डालने के लिए दक्षिण चल पड़ा है। ठीक है, ये हैदराबाद का इसने बनाया। ठीक है, उसका प्रस्थान राज्य साम्राज्य से निष्ठा और सद्गुण के पलायन का प्रतीक था। ये स्टेटमेंट पूछ सकता है। ठीक है, जब वो राज्य से हटा तो वहाँ का मतलब जो है ना डिसलॉयल्टी, लॉयल्टी मतलब राज्य से ये कहा जाता है कि प्रस्थान हो गया। लॉयल्टी जो है मतलब कोर्ट जो राजा का दरबार था वहां से लॉयल्टी भी हट गया। उसका प्रस्थान साम्राज्य से निष्ठा और सद्गुण के पलायन का प्रतीक था। मुगल साम्राज्य का वास्तविक बिखराव यहाँ से शुरू हो गया था। ठीक है, अब यहाँ से शुरू हो गया इसलिए कि जो अच्छा से काम कर रहा है, बढ़िया से काम कर रहा है, जिसमें क्वालिटी है, जो ऑनेस्ट है, वही हट रहा है ना, तो यहाँ से रियल में डिक्लाइन करना शुरू होता है। ठीक है, ये हो गया आपका। अब अन्य शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी सामंतों ने भी अर्ध स्वतंत्र रियासत का कायम करने के लिए अपनी अपनी ताकत का इस्तेमाल आरंभ कर दिया है ना। अब जब एक गया है ना, निजामुल मुल्क गया, तो अब दूसरा जो फिडिटरी है, जो मतलब दूसरा सामंत है, उसने भी अपना कोशिश करना कि भाई अब मेरा भी अपना राज्य होना चाहिए, है ना। तो ये कोशिश करना, दिल्ली के बादशाह के प्रति नाम मात्र की निष्ठा जाहिर करने वाले खानदानी नवाबों का देश के अनेक भागों में उदय हो गया है ना। हाँ भाई, आपके साथ है ना, इसमें जो जितना भी ये है नवाब बन गया, सारा सामंत है ना, अपना एक अलग राज बना दिया। तो मुगल को ये दिलासा देता था कि हाँ सर आपके साथ हैं सर, है ना, राजा जी आपके साथ हैं, बट था नहीं, है ना। उदाहरण के तौर पर बंगाल हो गया, हैदराबाद हो गया, अवध और पंजाब के नवाबों के नाम के लिए नाम लिया जा सकते हैं। ठीक है, इसमें बोल रहे इस ये सब है। ठीक है, हर जगह छोटे जमींदारों, राजाओं और नवाबों ने बगावत और आजादी का झंडा बुलंद किया। ठीक है, अब ये हो गया कि हर जगह जितने जमींदार हो गया, आपका राजा हो गया, छोटे छोटे राजा हो गया, नवाब हो गया, इसने अपना मतलब बोले कि हमको आजादी चाहिए है, झंडा बुलंद करने लगा। मराठा सरदारों ने उत्तर की और अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया। ठीक है, उन्होंने मलवा हो गया, गुजरात हो गया, बुंदेलखंड को रोंद डाला। ठीक है, किसने? मराठा सरदार ने। ठीक है, ये हो गया। फिर 1738 से 1739 में नादिर शाह उत्तरी भारत के मैदानों में आ धमका और उसके सामने साम्राज्य ने घुटने टेक दिया। नादिर शाह कब आया इंडिया, है ना, ये आएगा क्वेश्चन आपका, है ना। नादिर शाह के बारे में आ सकता है कि कब आया इंडिया में, तो ये आप बताइए। तो ये 1738 से 1739 में नादिर शाह ने इंडिया पे हमला किया। इस टाइम यहाँ बहादुर शाह मतलब वो है आपका, है ना, मोहम्मद शाह, है ना, मोहम्मद शाह यहाँ राज कर रहा है। ठीक है, लेकिन वो एक नापुंसक मतलब ये बोल सकते हैं, एक अनेबल रूलर, मतलब अनेबल मतलब एक एक रूलर रूलर है जो कि मतलब सही ढंग से नहीं चला रहा है राज को। नादिर शाह भारत के प्रति यहाँ के अपार धन के कारण आकर्षित हुए, है ना। ये क्वेश्चन आपका पीटी में पूछ सकता है कि नादिर शाह क्यों आया इंडिया में, राज करने आया या क्या? नहीं, इंडिया में इसलिए आया कि इंडिया के बारे में सुना था कि यहाँ बहुत ज्यादा धन है भाई, वेल्थ है, हमको लूट के लाना है और अपने राज्य को बनाना है। भारत अपने अपार वैभव के लिए सदा से प्रसिद्ध था। निरंतर अभियानों ने फारस को वस्तुतः दिवालिया बना दिया था। ठीक है, ये प्रॉब्लम ये हुआ कि यहाँ फारस में हमेशा लड़ाई होता था। ठीक है, यानी ईरान में हमेशा लड़ाई होता, तो उसको दिवालिया बना दिया, तो उसको लगा कि लूट के लाते हैं भाई और खाते हैं। ठीक है, अपने भाड़े की फौज को बनाए रखने के लिए पैसों की उसे सख्त जरूरत थी, है ना। अब भाई फौज है तो वो पैसा लेगा तो उसको पैसे से, राजा को पैसा चाहिए। भारत से लूटा गया धन इस समस्या का एक हल हो सकता था। साथ ही मुगल साम्राज्य की
प्रत्यक्ष कमजोरी ने इस प्रकार की लूट खसोट को संभव बना दिया है ना। उसने सोचा है ना, नादिर शाह ने सोचा, बट प्रॉब्लम इंडिया में है, हमेशा से नॉर्थ वेस्ट खुला ही रहा है ना। तो इसने लूटने का मतलब ये मुगल कमजोर हो गया, कमजोर हो गया, तो ये सोचा कि चलो भाई लूट के लाते हैं। तो वह 1738 है ना, 1738 के अंतिम दिनों में बिना किसी विरोध का सामना किए भारतीय इलाके में घुस गया है ना। 1738 के लास्ट में इसका कोई विरोध नहीं हुआ और इंडिया में घुस गया। वर्षों से उत्तर पश्चिम है ना, नॉर्थ वेस्ट सीमा की सुरक्षा पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है ना। वर्षों से जो है नॉर्थ वेस्ट जो सीमा है उस पे कोई ध्यान नहीं दिया गया था। जब तक दुश्मन ने लाहौर पर कब्जा नहीं कर लिया तब तक खतरे को पूरी तरह महसूस नहीं किया गया है ना। लाहौर तक जब तक कि कोई दुश्मन मतलब बाहर वाला देश लाहौर को कब्जा नहीं कर लेता था, तब तक खतरा ही नहीं उसके सर पे आता था कि अरे भाई ठीक है, चल रहा है, कोई नहीं आ रहा है। जैसे लाहौर पे कब्जा कर लिया कोई, हालत खराब हो गया भाई, अब तो उससे बचना है, कैसे बचना है, तो है ना। तो ये होता था। दिल्ली की सुरक्षा के लिए तब जल्दी तैयारी की गई, मगर गुटबाजी के शिकार सामंतों ने दुश्मन को दरवाजे पर खड़ा देखकर भी एक सूत्रबद्ध होने से इनकार कर दिया। ठीक है, देखा कि नादिर शाह आ रहा है ना, नादिर शाह आ रहा है तो प्रॉब्लम हो गया। अब यहाँ तो एक दूसरे में चल रहा है ना, गुटबाजी चल रहा है, कौन राजा बने भाई, कौन राजा बने, कौन मजा ले, कौन खाए कौन पिए, है ना, ज्यादा से ज्यादा मतलब बड़े ओहदे पे जाए। तो यहाँ मतलब यहाँ अपने में गुटबाजी चल रहा है, ठीक है, सामंतों में। तो दुश्मन को तो और आसान हो गया, इसलिए कि ये सब जितना है कि एक एक जो है ना, एक सूत्रबद्ध होने से इनकार कर दिया। ठीक है, बोले कि सूत्र मतलब हम लोग नहीं लड़ेंगे, आप जाइए लड़िए, है ना। तो ये वे सुरक्षा की योजना या सुरक्षा फौजों के सेनापति के नाम पर सहमत नहीं हो सके। ठीक है, फूट हो गया आयोग, नेतृत्व और आपसी द्वेष तथा परस्पर अविश्वास का परिणाम हार के सिवाय और क्या होता। ठीक है, ये सारा चीज के बाद क्या हो सकता था, इतना सारा भाई फूट हो गया। अब कोई अच्छा लीडरशिप नहीं है, आपस में झगड़ा है, पर मतलब आपस में झगड़ा है और एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं है, तो हार नहीं होगा तो क्या होगा, है ना। तो ये हार तो तय था। दोनों फौजों के बीच 13 फरवरी 1739 को करनाल में मुकाबला हुआ, है ना। आप देखिए, मुकाबला हुआ करनाल में हुआ, 13 फरवरी 1739 को करनाल में मुकाबला हुआ। आक्रमणकारी आक्रमण जो मतलब अटैकर ने मुगल फौज को जोरदार शिकस्त दिया भाई, बहुत जोरदार हरा दिया। इसलिए कि इस पास अब जो मुगल है ना, वो मुगल नहीं रहा, है ना, अब टुटपुंजिया बन गया, है ना, इसके पास कुछ नहीं रहा, तो इसको हराया। बादशाह मोहम्मद शाह को बंदी बना लिया, है ना, ये बादशाह जो है आपका मोहम्मद शाह को बंदी बना लिया। ठीक है, और नादिर शाह दिल्ली की ओर बढ़ गया। ये बादशाह तो उसके हैंड में है, जो अटैकर है नादिर शाह उसके हैंड में है, और ये दिल्ली की ओर बढ़ने लगा, है ना। नादिर शाह ने शाही राजधानी के नागरिकों के भयंकर कत्ले आम का हुक्म दिया, है ना। अब यहाँ दिल्ली में बोला सबको मारो, है ना, कत्ले आम करने लगा। ऐसा उसने उसने अपने कुछ सैनिकों के हत्या का बदला लेने के लिए किया। भाई क्यों किया है ऐसा, कि उसका पहले से कोई सैनिक को मार दिया था, ठीक है, तो उसी को बदला लेने के लिए ये किया। लोभी आक्रमणकारी ने शाही खजाने और शाही संपत्ति को हथिया लिया। इसने सारा पैसे पे अपना कब्जा कर लिया नादिर शाह ने। उसने प्रमुख सामंतों से नजराना वसूल किया, है ना, जो जो प्रमुख सावंत था उससे नजराना वसूल किया, तथा दिल्ली के धनी लोगों को लूटा, है ना, दिल्ली का धनी लोगों को भी इसने लूटा। ये अनुमान किया गया है कि उसने कुल मिलाकर 70 करोड़ रुपए का माल लूटा। सोचिए भाई, 70 करोड़ लूट के ले गया उस टाइम। सोच सकते हैं 70 करोड़ आज के टाइम में कितना होगा।
उसने अपने राज्य में 3 सालों तक बिल्कुल कोई कर नहीं लगाया। 70 करोड़ लूट के ले गया। अपने राज्य में 3 साल तक कोई कर ही नहीं लगाया उसने, है ना? तो ये आपका देख सकते हैं। वह प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भी ले गया, है ना? वो प्रसिद्ध जो है कोहिनूर हीरा था, उसको भी ले गया तथा शाहजहां का रतन जड़ित शाहजहां का रतन जड़ित था, है ना? मयूर सिंहासन, तख्ते ताउस, ये भी ले गया। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंडिया से कोहिनूर कौन ले गया था? मयूर सिंहासन, तख्ते ताउस किसने ले गया था? तो नादिर शाह द्वारा हमला किया था, तो उसने ले गया था। उसने मोहम्मद शाह को सिंधु घाट नदी के पश्चिम के साम्राज्य के इलाकों को उससे दे देने के लिए मजबूर कर दिया। ठीक है, आप सिंधु जो आपका है इंडस रिवर है, उस इलाके को देने का उसने मजबूर किया इसको। नादिर शाह के आक्रमण ने मुगल साम्राज्य को भारी नुकसान पहुंचाया। मुगल साम्राज्य की प्रतिष्ठा को अपूर्णीय क्षति हुआ, है ना? इसका क्या जो प्रेस्टीज था उसको मतलब ये आपका जो है अपूर्णीय, जिसको पूरा नहीं किया जा सकता है, क्षति क्षति पहुंचे। तथा मराठा सरदारों और विदेशी, है ना, मराठा सरदारों और विदेशी कंपनियों को साम्राज्य की छिपी हुई कमजोरियों का पता लग गया। भाई यहाँ जो पहले पहले अंदर ही अंदर चलता था ना, कि पता नहीं चलता था कि अभी कितना ताकतवर है, ठीक है, लेकिन अब पता चल गया कि अब भाई ये तो खोखला है, इसके अंदर है ही कुछ नहीं। कुछ समय के लिए केंद्रीय प्रशासन पूरी तरह लकवा लेप्रोसी मतलब लकवा ग्रस्त हो गया, है ना? सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एकदम खत्म हो गया कुछ समय के लिए। आक्रमण ने शाही वित्त व्यवस्था को तहस नहस कर दिया और देश के आर्थिक जीवन पर बुरा प्रभाव डाला। क, कमाल सामंतों ने किसानों से मनमाना लगान वसूला और उन्हें पहले से अधिक उत्पीड़ित करना शुरू कर दिया, जिससे वे अपनी खोई हुई दौलत वापस पा सके, है ना? ये आप करने अधिक आमदनी वाले जागीरों और ऊंचे ओहदे के लिए वे पहले की अपेक्षा अधिक दुस्साहस पूर्वक आपस में लड़ने लगे, है ना? ये आपस में भी लड़ाई शुरू हो गया यहाँ। काबुल और सिंध नदी के पश्चिम के इलाकों को खोकर साम्राज्य ने एक बार फिर उत्तर पश्चिम के आक्रमणों का खतरा पैदा कर दिया। सुरक्षा की एक महत्वपूर्ण पंक्ति लुप्त हो गया। ठीक है, यहाँ ये हो गया। वस्तुतः यह बड़े आश्चर्य की बात है कि नादिर शाह के चले जाने के बाद लगा कि साम्राज्य में अपनी कुछ शक्ति फिर वापस आ रही है। हालांकि उसके कारगर नियंत्रण में पहले से कम क्षेत्र रह गया था, परंतु यह पुनर्जीव भ्रामक और सतही था। 1748 में मोहम्मद शाह के मरने के बाद बेईमान और सत्ता के भूखे सामंतों के बीच कटु संघर्ष हुआ, यहाँ तक कि गृह युद्ध भी छिड़ गया। इतना ही नहीं, उत्तर पश्चिम में सुरक्षा की व्यवस्था कमजोर हो जाने के कारण अहमद शाह अब्दाली, पहले तो आपका था पहले नादिर शाह, अब हो गया अहमद शाह अब्दाली। अब्दाली के बार बार आक्रमणों से तहस नहस होता रहा। अहमद शाह अब्दाली नादिर शाह के सबसे काबिल सेनापतियों में से एक था। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि अहमद शाह अब्दाली जो है वो कौन था? ठीक है, तो सेनापति था नादिर शाह का है। ठीक है, उसने अपने स्वामी के मरने के बाद अफगानिस्तान पर अपनी सत्ता कायम करने में सफलता प्राप्त कर ली थी। अब्दाली ने 1748 से 1767 के बीच उत्तरी भारत, खासकर दिल्ली और मथुरा पर बार बार आक्रमण और लूट खसोट किया। उसने 1761 में मराठों को पानीपत की तीसरी लड़ाई में हराया और इस तरह मराठों की इस महत्वाकांक्षा को बड़ा धक्का लगा
कि वे मुगल बादशाह पर नियंत्रण रखेंगे तथा देश पर अधिकार कायम रहेगा, ठीक है। मगर उसने भारत में कोई नया अफ़गान राज कायम करने नहीं आया। वह और उसके उत्तराधिकारी पंजाब को भी अपने अधिकार में नहीं रख सके। पंजाब जल्द ही सिख सरदारों के हाथों में चला गया, ठीक है। ये आपका यहाँ तक हुआ। नादिर शाह और अब्दाली के आक्रमणों तथा मुगल सामंत शाही के आपसी घातक झगड़ों के कारण 1761 तक मुगल साम्राज्य का अस्तित्व वस्तुतः एक अखिल भारतीय साम्राज्य के रूप में समाप्त हो गया। कब? 1761 में। वह केवल दिल्ली का राज रह गया। खुद दिल्ली में रोज दंगे और हंगामे नजर आने लगे। नहान मुगलों के वंशज अब भारतीय साम्राज्य के लिए संघर्ष में सक्रिय हिस्सा नहीं लेते थे। सत्ता के विभिन्न दावेदार ने पाया कि उनके नाम पर संघर्ष चलना राजनीतिक दृष्टि से फायदेमंद है। इससे मुगल वंश दिल्ली के नाम मात्र के सिंहासन पर बहुत दिनों तक बना रहा। अब आ गया शाह आलम द्वितीय, है ना। आपका यहां से देखते हैं शाह आलम द्वितीय गद्दी पर बैठा। वह आरंभ के सालों में अपनी राजधानी से दूर एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहा, क्योंकि उसे अपने ही वजीर से जान का खतरा था, है ना। हमेशा इधर से उधर घूमता रहा इसलिए कि वो अपने वजीर से इसको खतरा था। वह काबिल और भरपूर हिम्मत वाला था, है ना। शाह आलम द्वितीय मतलब काबिल भी था और आपका मतलब हिम्मत वाला भी था, मगर वजीर से डरता था। मगर साम्राज्य की हालत इतनी बिगड़ गई थी कि उसका उद्धार संभव नहीं था। उसने 1764 में बंगाल के मीर कासिम और अवध के सुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ाई की घोषणा कर दी ना, आपका 1764 में। बक्सर की लड़ाई में अंग्रेज से हार जाने के बाद वह कई वर्षों तक इलाहाबाद में ईस्ट इंडिया कंपनी का पेंशन पाता रहा, है ना। पेंशन पाता रहा, पेंशनेता बनकर रह गया, है ना, पेंशनर बनकर रह गया। वह 1772 में मराठों के संरक्षण में ब्रिटिश आश्रय छोड़कर दिल्ली लौटा, है ना। अभी इलाहाबाद में भी ये रहा, है ना। कौन? आपका शाह आलम द्वितीय, है ना। और जब मराठों के संरक्षण में आ गया दिल्ली, कब आया? 1772 में। अंग्रेजों ने 1803 में दिल्ली पर कब्जा किया, है ना। अंग्रेजों ने कब कब्जा किया? आपका 1803 में। तब से लेकर 1857 तक, जब मुगल वंश अंतिम रूप से खत्म हो गया, मुगल बादशाह अंग्रेजों के लिए केवल राजनीतिक मोहरा बने रहे, ठीक है। मुगल राजतंत्र 1759 के बाद फौजी ताकत नहीं रहा, तो भी वह इसलिए बना रहा कि भारत की जनता के दिमाग पर देश की राजनीतिक एकता के प्रतीक के रूप में उसका बड़ा प्रभाव था, ठीक है। तो ये हो गया। मुगल साम्राज्य के पतन का सबसे महत्वपूर्ण नतीजा ये हुआ कि इसने ब्रिटिश शासकों के लिए भारत विजय का रास्ता आसान कर दिया, है ना। सबसे बड़ा मतलब, अगर मुगल गया तो ब्रिटिश लोग को आसानी हो गया, है ना। उसके बाद सबसे पावरफुल तो ब्रिटिश ही था ना, तो ये पावरफुल हो गया। भारतीय शक्तियों के बीच से कोई भी शक्ति महान मुगलों की विरासत का दावा करने के लिए सामने नहीं आया, ठीक है। अब एक जैसे मतलब एक मुगल डिक्लाइन कर रहा है तो मराठा को ये करना चाहिए, मराठा या तो है राजपूत है, ये सबको मतलब दावेदार बनना चाहिए, लेकिन सामने नहीं आया। वे साम्राज्य को नष्ट करने के लिए पर्याप्त रूप से ताकतवर थी, मगर उसे एकता के सूत्र में बांधने या उसकी जगह पर कोई नई चीज लाने में समर्थन नहीं था, ठीक है।
वो मारने के लिए तैयार था, है ना? मराठा हो या तो आपका जो मराठा हो या राजपूत हो, दोनों ये था मारने के लिए तैयार था, लेकिन आप मार रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक जो है ना, आप भी आइए, सामने आइए और खड़ा होइए और राज कीजिए, ये क्वालिटी नहीं था उसमें। वे ऐसी कोई नई समाज व्यवस्था नहीं बना सकी जो पश्चिम से आने वाले नए दुश्मन के सामने टिक सके। उनमें से सब उसी ढूंढ ठूंठ ठूंठ समाज व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करती थी। ठीक है? जिसने नेता मुगल थे, है, जिसके नेता मुगल थे, वह सब उनकी कमजोरियों का शिकार थी, जिन्होंने शक्तिशाली मुगल साम्राज्य को नष्ट कर दिया था। दूसरी ओर भारत का दरवाजा शाह आलम द्वितीय है ना, भारत का दरवाजा खटखटा रहे यूरोपवासी ऐसे समाज से आए थे जिन्होंने एक बेहतर आर्थिक व्यवस्था का विकास किया था। ठीक है, ये समझिए। और जो विज्ञान तथा, है ना, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में काफी उन्नत था, है ना। यूरोप का आदमी यहाँ वहां से जब आया इंडिया में देखा कि नहीं, यहाँ कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में नहीं बात करता है, सोशल रिफॉर्म के बारे में नहीं बात करता है, आपका साइंस में नहीं कोई तरक्की कर रहा है, आपका टेक्नोलॉजी में कोई तरक्की नहीं कर रहा था। तो इसके कंपेयर में जो था, इसके कंपेयर में, किसके कंपेयर में, इंडियन के कंपेयर में, यहाँ के राजा रजवाड़े जितना है, इसके कंपेयर में यूरोपवासी ज़्यादा डेवलप था, है ना? इसीलिए इसने आया और आसानी से इंडिया को जीत लिया। मुगल साम्राज्य के पतन की सबसे दुखद बात यह हुई कि उनकी जगह पर एक विदेशी शक्ति आई, जिसने अपने हितों का ख्याल कर देश के शताब्दियों पुराने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ढांच की जगह एक उपनिवेशिक ढांच स्थापित कर दिया। देखो यहाँ प्रॉब्लम हुई है, यहाँ पर एक मतलब कॉलोनियल स्टेट बना दिया, है ना, एक उपनिवेशिक ढांचा बना दिया। पहले यहाँ का सामाजिक हो गया, राजनीतिक हो गया, यहाँ का आदमी रहता था तो यहाँ इसी पे काम करता, लेकिन अब वैसा नहीं रहा। ठीक है, तो आज इतनी ही करते हैं। चलिए कल करेंगे भारतीय राज्य और समाज। ठीक है, कल से यहाँ से करना है। चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।